नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कजाकिस्तान की अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। इससे पहले विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम इंडिया पहली बार 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेगी और टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की प्रमुख सेइको हाशिमोतो ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि इन खेलों का आयोजन नियत समय पर किया जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। जी हाँ, आईपीएल में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन में 2 मैच खेले हैं, जिसमें पहले मैच में उसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में मुंबई ने जीत हासिल की थी। सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन में अपने दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और उसे अपनी पहली जीत का इंतजार है। क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में, बता रही है हमारी सहयोगी चारू सक्सेना। अब से कुछ देर बाद चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले रोमांचक मैच पर टिकी होंगी। जहां एक ओर सनराइजर्स को दोनों शुरुआती मैच में हार का सामना करना पड़ा है, तो वो टीम संयोजन के साथ जीतने का प्रयास करेगी। डेविड वार्नर की अगुवाई वाले सनराइजर्स की टीम को चेन्नई की पिच रास नहीं आ रही। टीम 150 रन से भी कम के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही है। पहले 2 मैचों में टीम को लक्ष्य का पीछा करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे अंतिम एकादश में गहराई की कमी और मजबूत वैकल्पिक भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धता नहीं होने जैसी कमजोरियां उजागर हुई। कप्तान वार्नर के अंतिम एकादश के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां एक ओर सनराइजर्स को अपनी पहली जीत का इंतजार होगा और वो अपना बेस्ट देना चाहेगी, वहीं वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिसने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया था, टीम आज चेन्नई में वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जिस तरीके से दोनों टीमों के बीच आज हम ये कह सकते हैं एक रोमांचक मुकाबला देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ पे अब टॉस हुआ है, मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी टीमें टॉस जीतती थीं वो पहले गेंदबाजी करती थी, पर आज मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कितना सही निर्णय मानते हैं आप? देखिए, अब सही या गलत तो मैच के अंत के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या रहता है इसका नतीजा। लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये देखा मुंबई इंडियंस ने कि भाई जो सनराइजर्स हैदराबाद है, ये टीम चेज करने के मामले में पिछले दोनों मैचों में थोड़ा सा हल्की साबित हुई है। और जो छोटे स्कोर थे, अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 188 रन चेज करने में 10 रन से रह गए और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 150 रन चेज करते हुए 6 रन से रह गए। तो उन्होंने ये भाप लिया कि भाई ये चेज करते हुए कहीं ना कहीं घबराहट इनके खेमे में आ जाती है और इनके पास फिनिशर नहीं है। मनीष पांडे जरूर रन बना रहे हैं, लेकिन वो मैच को फिनिश कराने वाली भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसके लिए उनकी आलोचना भी बड़ी हो रही है। एक मैच में उन्होंने रन भी बनाया, 61 नॉट आउट बनाए थे केकेआर के खिलाफ, और लेकिन जिता नहीं पाए। तो मुंबई इंडियंस को ये समझ में आ रहा है कि, और क्या होता है कि जब पिच धीमी होती है ना, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि व्हेन यू आर इन डाउट, टॉस जीतो और पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दो और फिर दूसरी टीम के ऊपर सारा दबाव रहेगा। जो टीम 2 मैच हार चुकी हो तो उसकी हालत तो वैसे भी खस्ता रहेगी।
और मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं अगर देखें तो अपनी स्ट्रैटेजी भी जो चेंज की है और बहुत ही हम ये कहें कि एक बार दोबारा से चूंकि वो वर्तमान चैंपियन हैं तो अपने को उस कैटेगरी में लाने के लिए अपनी उस चैंपियन बने रहने के लिए दोबारा से उन्हें अपने दमखम को उसी तरीके से दिखाना होगा। और ये स्ट्रैटेजी में एक बड़ा चेंज जो हमने देखा है कि उन्होंने पहले जिस तरीके से बल्लेबाजी को चुना है, और इसके अलावा आप पिच को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चेन्नई की जो पिच है वो धीमी मानी जा रही है और उसमें बॉल उस तरीके से बल्ले पे आता नहीं है कि आप खुल के उस पे शॉट्स खेल सकें। लेकिन यह पिच का मिजाज भी जहां अगर हम देखें आईपीएल के अंदर मैच दर मैच बदल रहा है। अब मुंबई की वानखेड़े की पिच को देखें तो वो पिछले मैचों में कुछ थी, लेकिन जो पिछला मैच उस पे खेला गया उस पे जो है दीपक चाहर ने एकदम से गजब ढा दिया। उनकी जो है तेज गेंदबाजी के आगे सारे नतमस्तक हो गए बल्लेबाज एकदम से। तो पिच का मिजाज पर्टिकुलर उस दिन कैसा रहता है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर काफी निर्भर करता है कि पिच उस दिन कैसा खेलती है, किस तरह से उनको ज्यादा पानी दिया गया है या कम पानी दिया गया है, किस तरह से रोलिंग हुई है पिच के ऊपर उस पर्टिकुलर मैच के लिए, तो उस पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। और आईपीएल ने इस बार ये रखा ही है कि भाई कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान में नहीं खेलेगी, तो जो आपको होम एडवांटेज होती थी वो इस बार टीमों को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो मुंबई की टीम में सिर्फ एक बदलाव है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 बदलाव किए हैं। रिद्धिमान साहा, जेसन होल्डर, शहबाज नदीम और टी नटराजन की जगह विराट सिंह, मुजीबुर रहमान, अभिषेक शर्मा और खलील अहमद को शामिल किया है। बड़ा परिवर्तन किया है टीम में सनराइजर्स हैदराबाद ने, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस रही होगी तो शायद उसकी वजह से अब चाहते हैं कि एक नए तरीके से मैदान में उतरे। देखिए, आप इन जो बड़े नाम आपके पास थे इनके रहते हुए भी आप हार रहे थे जी, 2 मैच आप हारे हैं, तो एक मैं कहूंगा कि एक सकारात्मक कदम है कि भाई इनको रेस्ट करा के जो दूसरे खिलाड़ी बेंच में बैठे हैं आप उनको मौका दें। जो एक युवा जोश होता है उसको लाने की इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि भाई स्टार खिलाड़ियों के रहते भी आप हार रहे थे तो कम से कम इनको लेके इनको कम से कम अनुभव तो मिलेगा एक मुंबई इंडियंस जैसी टीम के खिलाफ खेलने का, और उसके खिलाफ एक बेहतरीन प्रदर्शन करने की जो चाह होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मुझे लगता है इन खिलाड़ियों के अंदर रहेगी जो 4 बदलाव किए हैं, और ये चारों खिलाड़ी तो कम से कम जी जान लगाने की कोशिश करेंगे मैच के अंदर। और डेविड वार्नर के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि वो एक बड़ी पारी यहाँ पर खेलें और टीम का नेतृत्व ऐसा करें कि कम से कम आज उनको जीत जरूर मिले। बिल्कुल, तो इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। आईपीएल के बाद बात करते हैं टीम इंडिया पहली बार 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले भारत ने आईसीसी के टूर्नामेंट के अलावा 1998 में कुआलालंपुर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अजय जडेजा की कप्तानी में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद खेल के सबसे छोटे प्रारूप को ओलंपिक में शामिल करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि अब भारत ने सहमति जता दी है। ये पहली बार होगा जब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया है कि वो ओलंपिक में अपनी टीम तभी भेजेगा जब उसे इस बात की लिखित गारंटी हो जाएगी कि उसे अपनी स्वायत्ता नहीं छोड़नी होगी। तो अब क्रिकेट ओलंपिक में एक नई चीज देखने को मिलेगी 2028। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो क्रिकेटर्स के साथ एक गौरव ये जुड़ता नहीं था ओलंपियंस होने का, वो भी जुड़ता अब दिखाई देगा कि भाई अगर ये शामिल होते हैं। वैसे तो चर्चाएं बहुत चलती हैं क्रिकेट को शामिल करने की, काफी समय से चलती आ रही हैं, लेकिन वो होते होते फिर चीजें रह जाती हैं। लेकिन अब लग रहा है बड़ा सकारात्मक चीजें चल रही हैं, और खास तौर पे जब हमारे ये खेल प्रेमी खेल मंत्री किरण रिजिजू जी आए हैं तब से क्रिकेट बोर्ड के साथ खेल मंत्रालय के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की चीजों को जरूरतों को समझते हुए और देश के हित में फैसले ले रहे हैं। और क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला लिया कि भाई हम ओलंपिक्स में टीम उतारेंगे, और क्रिकेटर्स को जैसा मैंने कहा कि गौरव ये मिलेगा कि भाई आप ओलंपियंस भी कहलाएंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि जो ओलंपिक खेलों से जुड़े हुए दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेटरों के आने से उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भाई जो लाइमलाइट है ना ये फिर कहीं क्रिकेट ना ले जाए और बाकी चीजें जो है पीछे न रह जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो क्रिकेट की बहुत वाह चलती है। तो यही एक थोड़ी सी वो रहेगी, बाकी के खिलाड़ियों के अंदर एक चिंता का विषय रहेगा उनके लिए। बिल्कुल, आपने ये एकदम सही बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक में इतने सारे वैरायटी ऑफ गेम्स खेले जाते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं क्रिकेट के आने से जो क्रिकेट है वो उसकी जो भूमिका है या उसकी जो डोमिनेंसी है वो काफी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि अभी थोड़ी सी मंजिल दूर है, अभी 2028 में होने हैं लॉस एंजल्स में मैच, लेकिन फिर भी क्रिकेट को उसमें जगह मिलना ये किसी भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए गर्व की बात है। देखिए सिद्धार्थ, मैं इसमें बताऊं कि आईसीसी चाहती है क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की तरफ काफी तेजी से कदम आईसीसी ने बढ़ाए हुए हैं जी। लेकिन ये कहा जाता था कि क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट तभी माना जाएगा जब वो ओलंपिक्स में आएगा। ओलंपिक्स में आपके 200 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से इसको ओलंपिक में लाए बिना एक बड़ा जो कैनवास है क्रिकेट का वो नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये अब सार्थक कदम उठा दिया गया है, तो ये हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। भारत में होने वाले अक्टूबर-नवंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीसीसीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक हुई। जानकारी के अनुसार बैठक में फैसला लिया गया कि टूर्नामेंट का आयोजन 9 शहरों में होगा। हैदराबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, धर्मशाला, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ और कोलकाता में मैच खेले जाएंगे। अहमदाबाद की हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, और इन 9 वेन्यू की तैयारी के निर्देश दिए गए। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर टूर्नामेंट से पहले अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के सूत्र के अनुसार कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में अक्टूबर-नवंबर में जैसी भी हालात होंगे इसके हिसाब से तैयारी की जाएगी। कई सारे शहरों का चयन कर लिया गया है और फाइनल जैसा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। देखिए, अब आपको क्या है कि वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग तो बना के रखनी ही पड़ती है, तैयारी भी आपको सब करनी पड़ेंगी, और जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है कोरोना बीमारी को लेके, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि क्या स्थितियां रहेंगी कुछ महीनों के बाद। लेकिन क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, इनके पास ऐसी क्षमताएं हैं, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि कभी भी किसी टूर्नामेंट को किसी ऐसे देश में सुरक्षित जगह पे वो कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद पे दुनिया कायम है और सबको ये उम्मीद है कि भाई तब तक स्थितियां सुधर जाएंगी, और हम भी ये चाह रहे हैं कि न केवल स्थितियां ऐसी सुधरें कि खिलाड़ी खेलें, बल्कि दर्शक भी स्टेडियम में खचाखच भर के बैठें और अपने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाएं। जी, और भारत ने इस साल अक्टूबर में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वहां के मीडिया कर्मी को वीजा देने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है। क्रिकेट बोर्ड की एक बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी टीम और मीडिया कर्मी को वीजा जारी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी मैच होता है तो कहीं न कहीं दर्शकों का जो उत्साह होता है जो एकदम चरम पे होता है। अब जबकि वीजा की पर सहमति मिल गई है, क्या कहेंगे आप? बल्कि दर्शक ही नहीं, सामान्य दर्शकों के अलावा जो दोनों देशों के राजनेता हैं वो भी बड़ा इसमें रुचि लेते हैं, और हम यहाँ पर 2011 के वर्ल्ड कप में देख चुके हैं कि किस तरीके से सेमीफाइनल में जब भारत पाकिस्तान मोहाली में खेले थे तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे खुद, और खिलाड़ियों के अंदर बड़ा उत्साह रहता है और पाकिस्तान की कोशिश होती है कि भाई भारत को किसी तरह से वो वर्ल्ड कप के अंदर हरा पाए, हालांकि वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है जी। और मुझे लगता है कि ये जो सहमतियां हैं ये सब एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होती हैं जो आपको पहले से लिखित में देनी पड़ती हैं जब भी आप किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और पहले भी मिलती रही हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे भी रहे हों, अगर हमने वर्ल्ड कप का आयोजन किया तो टीम यहाँ खेलने के लिए आई है। जी, बात करते हैं कुश्ती की। कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। नरसिंह यादव और सत्यव्रत कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। इससे पहले विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने इस चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। दिव्या काकरान ने 72 किलो भार वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53, अंशु मलिक ने 57 और सरिता मोर ने 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण जीता। ऐसा करने वाली वे
पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। साक्षी मलिक ने 65 किलो भार वर्ग में रजत तथा सीमा ने 50 किलो में और पूजा ने 76 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो कहीं न कहीं हमारे जो जितने भी पहलवान हैं इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, काफी बेहतरीन प्रदर्शन सामने आया है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और आप देखिए कि कोरोना काल के अंदर किस तरीके से उनको अभ्यास करने के कैसे मौके मिल रहे हैं, किस तरह का मानसिक दबाव सब देशों के खिलाड़ियों के ऊपर है। हमारे खिलाड़ी भी इससे जूझते हुए जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो चैंपियनशिप एक मिली है ओलंपिक से पहले, एशियन चैंपियनशिप जो है ना, एक बड़ी चैंपियनशिप मानी जाती है हमेशा से, और इसमें जो पदक जीतना और हमारी महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह से धमाकेदार प्रदर्शन किया है, ऐसी उम्मीद तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उनसे रही होगी। अब उम्मीद यही करते हैं कि ओलंपिक्स तक इन जो क्वालिफाई कर चुकी हैं ओलंपिक के लिए, वो ओलंपिक तक इस प्रदर्शन को अपना बेहतर कर सकें, वहां भी अच्छा करें। और लड़कों में देखिए जैसे बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया फाइनल में पहुंचे हैं, और बजरंग पूनिया हमारे देश के बड़े शीर्ष पहलवान हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 पहलवान भी रह चुके हैं वो। लेकिन उनके साथ अब मुझे इसमें थोड़ी सी वो लग रही है कि जिस जापानी पहलवान के साथ उनका मुकाबला है, ताकुतो ओतुगुरु के साथ, इनके साथ वो 2 बार फाइनल में हार चुके बड़े टूर्नामेंट में। बताऊं तो बजरंग 2018 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में हार गए थे इनसे, और एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में भी इनसे हारे हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 बड़ी हारें वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में पिछले, वो ये उनसे हार चुके हैं बजरंग। तो इस बार हार को जीत में बदलेंगे और गोल्ड मेडल यहां पर जीत के आएंगे। ऐसे ही रवि दहिया को अगर देखें तो वो लगभग 1 साल के बाद यहां पर उतर रहे हैं चैंपियनशिप में और बहुत शानदार प्रदर्शन कर फाइनल तक पहुंचे हैं। तो उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी गोल्ड मेडल यहां पर जीतें। बिल्कुल, तो बजरंग और रवि से देश की उम्मीदें हैं गोल्ड के लिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। और टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में 100 दिन से भी कम बचे हैं और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इसके आयोजन को लेकर सवालिया निशान उठने लगे हैं। इस बीच ओलंपिक आयोजन समिति की प्रमुख सेइको हाशिमोतो ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि इन खेलों का आयोजन नियत समय पर होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट में। अब जबकि टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में 100 दिन से भी कम शेष हैं और इसके आयोजन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और जापान के कुछ विपक्षी नेताओं ने भी इसके आयोजन पर सवाल उठाए हैं। इन सब के बीच आयोजन समिति की प्रमुख सेइको हाशिमोतो ने दुनिया को एक बार फिर आश्वासन दिया है कि एक बार स्थगित हो चुके ओलंपिक खेल 3 महीने से कुछ अधिक समय बाद शुरू होंगे और जापान में कोविड-19 मामलों में इजाफे के बावजूद इन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। हाशिमोतो से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया था कि क्या ऐसे कोई हालात हैं जिनमें ओलंपिक को रद्द किया जा सकता है। देश में सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी एलडीपी के महासचिव तोशिहिरो निकाई ने एक दिन पहले ऐसी संभावना जताई थी, जिसके बाद हाशिमोतो से ये सवाल पूछा गया। हाशिमोतो ने कहा, कई चिंताएं हैं लेकिन टोक्यो 2020 आयोजन समिति खेलों को रद्द करने के बारे में नहीं सोच रही। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जिस तरीके से इस समय कोरोना महामारी चल रही है और बहुत कम समय बचा है, 3 महीने से भी हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय रहता है, तो ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल, माहौल ही ऐसा चल रहा है कि अनिश्चितता का माहौल है। कभी क्रिकेट के बारे में कहा जाता था कि महान अनिश्चितताओं का खेल है, तो मुझे लग रहा है अब ये ओलंपिक ऐसे हो गए कि साल के लिए आप इसको स्थगित भी कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी स्थितियां पता नहीं है कि कैसी होगी कैसी नहीं होगी। हालांकि आयोजन समिति बोल रही है कि भाई ये विचार रद्द करने पर नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी होगा, खिलाड़ियों की जो जान है उसके आगे किसी की वो नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और ये हमारे खेल अधिकारी जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा दायित्व ये बनता है कि जब तक खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा माहौल ना हो, तब तक इस ओलंपिक में वो ऐसा माहौल रखना बहुत जरूरी है उनके लिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप इनको चाहे रद्द कीजिए, चाहे आप आगे सरकाइए, लेकिन खिलाड़ियों की जो जान है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण। जान है तो जहान है। और चलते चलते आपको ये बता दें कि भारतीय गोल्फर अदिति अशोक लगातार दूसरे दौर में 69 के स्कोर के साथ लोटे चैंपियनशिप में 2 दौर के बाद संयुक्त 35वें स्थान पर चल रही हैं। पहले दौर में 3 अंडर 69 का स्कोर बनाने वाली अदिति का कुल स्कोर 6 अंडर 138 है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।